इसी दरमियान जो है वो लेबनान, जो कि इस वक्त मेन जहां पर जंग जारी है, एक एक्टिव वॉर जहां पर जारी है लेबनान में, तो उस पर आज रशिया का बड़ा अहम मौक़िफ़ जब सामने आया, बड़ी स्ट्रांग पोजीशन जब रशिया ने ली है लेबनान के हवाले से हिजबुल्लाह की सपोर्ट में और इजराइल के खिलाफ। आज रशिया ने बड़ी अहम स्टेटमेंट जब जारी की हैं। जो सबसे बड़ा बॉम्बशेल है वो तो CNN ने गिराया है। CNN की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आज सामने आई है जो बाकायदा एक बॉम्बशेल की तरह रीजन पर गिरी है और दुनिया इस रिपोर्ट को देख रही है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक आज़रबाईजान ईरान का हमसाया OIC मेंबर, आज़रबाईजान में इसराइल ने ड्यूरिंग द वॉर एक खुफिया बेस बनाई और वहां से ईरान पर ऑपरेशंस किए। इसराइल के जो इलीट यूनिट्स हैं और उनके ड्रोन यूनिट्स और उनके इंटेलिजेंस और मुसाद के लोग वो आज़रबाईजान के अंदर मौजूद थे, बिल्कुल ईरान के बॉर्डर्स के ऊपर, और वो वहां से ऑपरेशन कर रहे थे। वो ईरान के अंदर असैसिनेशंस कर रहे थे, इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहे थे, बरह रास्त आकर जो अटैक्स कर रहे थे। अब आप जरा अंदाजा करिए ये कितनी बड़ी बात है कि आज़रबाईजान भी इस्तेमाल हो रहा था ईरान के खिलाफ। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये जो जंग हुई है ये उससे कई गुना बड़ी जंग है जितना हम समझते हैं, जितना दुनिया समझती है। ये उससे कई गुना बड़ी जंग थी। जो सामने नजर आ रहा था कि इजराइल और अमेरिका हमलावर हैं, नहीं पता ये चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि फलां मुल्क भी हिस्सेदार था, फलां मुल्क भी हिस्सेदार था। तो मुझे बताइए कि कौन सा बॉर्डर रह गया है जिस तरफ से ईरान पर हमला नहीं हुआ? दो हिस्से बस रह गए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो बाकी तो हर तरफ से ईरान पर जब हमला हो रहा था, चारों तरफ से नहीं, ये तो 4 से भी कई गुना ज्यादा साइड्स बनती हैं, कितने ज्यादा मुल्क बनते हैं जिनकी टेरिटरीज और जिनकी एयर स्पेस जो है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। ये उससे कई गुना बड़ी जंग है जितना हम समझ रहे हैं, जितना दुनिया समझ रही है। आप देखिए कि सुपर पावर अपनी पूरी मिलिट्री माइट के साथ और प्लेनेट के ऊपर अब उसके जो तमाम रिसोर्सेज हैं उसको मोबिलाइज करके वो ईरान पर हमलावर हो रही है। क्या अमेरिका ने पूरे प्लेनेट से अपना एयर डिफेंस, अपने मिनिशंस, क्या यहां मिडिल ईस्ट में वो नहीं लेकर आए? क्या वो पैसिफिक से और अटलांटिक से अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो यहां पर नहीं लेकर आए? तो पूरे प्लेनेट से और यूरोप से उन्होंने जो है वो अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया, अपनी पूरी एयर फोर्स के ताकत के साथ आए, अपनी पूरी इंटेलिजेंस पावर के साथ आए, पूरे रिसोर्सेज एक वक्त की सुपर पावर ने इस्तेमाल किए हैं ईरान के खिलाफ। और कोई रियायत उन्होंने नहीं बरती है, यानी कोई गुंजाइश उन्होंने छोड़ी नहीं है ईरान को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अपनी जितनी ताकत हो सकती थी अमेरिका और इजराइल ने लगाई है और रीजन ने चाहते ना चाहते उसका साथ दिया है, यूरोप ने उसका साथ दिया है। और उनको एक होता है भाई अगर फलां साइड से हमले का मौका मिल जाता तो शायद हमें कामयाबी हो जाती। ऐसा कुछ नहीं था। दुनिया का कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जो उनके पास ना हो। जो टेरिटरीज उनको चाहिए थी, जो एयर स्पेस उनको चाहिए थी, वो सब की सब उनको मिली, तो वो ईरान पर हमलावर थे। इसलिए आप देखिए कि इस शिकस्त का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। वरना जंगें तो इस रीजन में पहले भी बहुत हुई हैं, लेकिन यही जंग जो है ये रीजन का ऑर्डर भी क्यों बदल रही है और ये वर्ल्ड ऑर्डर पर भी क्यों बरह रास्त जो सरअंदाज हो रही है, उसकी वजह यह है कि इसकी शिकस्त का बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड है। भाई एक वक्त की सुपर पावर अपनी पूरी ताकत लगाकर हमला करने आई है और फिर भी शिकस्त खा गई है, तो यही तो वो जंग होती है तारीख की जो धारा बदल देती है। तो यही वो जंग साबित हो रही है कि भाई अमेरिका नहीं ना शिकस्त दे सका ईरान को, सारी ताकत इस्तेमाल कर ली। ये भी नहीं है कि भाई अगर ये वाला जहाज वो ले आते तो इससे ये हो जाता, अगर फलां मुल्क मिल जाता तो ऐसे हो जाता। भाई सबने जो नेटो है वो टर्की की टेरिटरी को इस्तेमाल करके यहां पर इंटेलिजेंस ऑपरेशन जब वो कर रहा था तो सारा जोर उन्होंने जब लगाया है। तो अब इसका जवाब आज़रबाईजान कैसे देगा? देखिए ना, सवाल तो बहुत बड़ा है ना कि अब ईरान भी पूछेगा कि अच्छा, और हो सकता है ईरान को पहले से पता हो क्योंकि आज़रबाईजान पर अटैक तो हुआ था, एक अटैक जो वहां पर हुआ था। तो ये मुल्कों के वैसे अप्रोच किया है। अगर एक OIC का मुल्क इस काबिल है कि वो इसराइल का सामना कर सके, ये सारे मिलकर उसको ही तबाह करने के दर पे हैं। ये वैसे अजीब सी अप्रोच है। एक ही मुल्क है जो इस वक्त इसराइल से लड़ सकता है, ये बात ज़हन में रखें। कोई मुल्क इसराइल से नहीं लड़ सकता, चाहे किसी की फौज भी ताकतवर हो। तो बात यह है कि वो यूं रिजीम चेंज करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, वो ऐसे पांव तले से जमीन खींच लेंगे, वो कोई भी मुल्क हो। तो असल चीज है कि ईरान में वो रिजीम चेंज नहीं कर सकेगा। ईरान में रिजीम चेंज हो जाती, चाहे ईरान के पास जितने मिसाइल जितने ड्रोन्स हैं, तो वो उस तरह से इफेक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। एक ही चूंकि गवर्नमेंट एज अ कंट्री वो लड़े हैं तो इसलिए वो जीते हैं। तो कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें वो गवर्नमेंट तब्दील ना कर सके, वो हर मुल्क में कर सकते हैं। इसलिए जो ईरान लड़ सकता है वो इस वक्त कोई लड़ने की जो सलाहियत नहीं रखता। तो ये सारे मुल्क जो है वो इस बात के दर पे हैं कि ये अकेला क्यों लड़ रहा है, इसको भी उसी खाते में जब डालो। ये बहुत ही एक तल्ख चीज है। और ये मुल्क कैसे जवाब देंगे कि ये इसराइल को अपने यहाँ पनाह दे रहे थे, वो इसराइल जो फलस्तीनियों के साथ क्या कर रहा है और लेबनीज के साथ क्या कर रहा है। और अहम बात यह है कि ये मुल्क ये समझते हैं कि ऐसा करके कोई अमन हो जाएगा, यानी ईरान को तबाह करके इनको अमन नजर आ रहा है। हालांकि ईरान की तबाही का मतलब यह है कि एक बहुत लंबा दौर है इंस्टेबिलिटी का, और वहां पर खाना जंगी हो रही होगी तो फिर हमसाया मुल्क जब वो क्या इससे मुतासर नहीं होंगे। तो इस पर हम बात करेंगे। CNN की जो रिपोर्ट है, और पैसिफिक में काफी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। चाइना के जो सदर हैं वो किम जोंग उन से मिलने जा रहे हैं, बड़ा अहम तरीन दौरा जो वहां पर हो रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज करते हैं जरा लेबनान से।
लेबनान इस वक्त एक ऐसा फ्रंट बना हुआ है जो इसराइल की शिकस्त और डोमिनेंस का एक फैसला करेगा इमीडिएटली। यानी अगर इजरायली फौज वहां से विड्रॉ करती है तो सबको इसराइल की शिकस्त नजर आएगी और एक जिल्लत में शिकस्त, और अगर इसराइल जब वो काबिज हो जाता है, बेरूत तक पहुंच जाता है, तो उसकी डोमिनेंस जब वो रीजन में नजर आएगी। तो फिलहाल तो सूरत हाल ये है कि इसराइल वहां पर बहुत ज्यादा खारी उठा रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान उठा रहा है, और जो आज पोजीशन रशिया ने ली है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे रीजन के उन मुल्कों को भी मैसेज गया है और लेबनीज गवर्नमेंट को भी मैसेज गया है जो हिजबुल्लाह को कसूरवार समझ रही है, और रीजन के मुल्क जो बिल्कुल खामोश बैठे हैं उनको भी रशिया का मैसेज गया है कि रशिया की साइड के ऊपर खड़ा है। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर लेबनान में सीज फायर होना चाहिए, और हम ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पर इसराइल जब वो लेबनान की टेरिटरी से निकले। देखें, जो लेबनीज गवर्नमेंट मुआहदा करके आई है उसमें इसराइली फौज का विड्रॉल शामिल नहीं है, वो विड्रॉल होगा बहुत बाद के बाद, और उसमें भी इसराइल ने कहा है कि ये चीजें जब पूरी हो जाएंगी तो हम विड्रॉल करेंगे। अब वो तो ज़ाहिर है था क़यामत वो विड्रॉल होने वाला नहीं है, क्योंकि इसराइल कह रहा है ये 10 चीजें पहले पूरी करोगे तो फिर हम विड्रॉ करेंगे ना। वो कभी 10 चीजें पूरी हो सकती हैं, और अगर लेबनान में 10 चीजें बिलफर्ज पूरी कर भी ली तो इसराइल कहेगा नहीं, ये तो हम इससे मुतमईन नहीं, अब ये चीज भी पूरी करो। तो वो तो एक, यानी उसमें विड्रॉल शामिल नहीं है इसराइली फौज का, इसमें वो अपनी टेरिटरी इसराइल के हवाले कर रहे हैं। तो रशिया कह रहा है कि इसराइली फौज अब लेबनान से विड्रॉ करे, और फिर उन्होंने कहा कि हम यहां पर देख रहे हैं कि इसराइल कोई लेबनान में सीज फायर को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, कोई तामुन नहीं कर रहा है, और इसराइली साइड से जो वायलेशंस हैं वो सिस्टमैटिक हो चुके हैं, यानी बड़े सिस्टमैटिक अंदाज में वो चीजों को खराब कर रहे हैं, सीज फायर को तोड़ते हैं, जंग की तरफ सूरत हाल को लेकर गए हैं। तो ये रशिया अच्छा, रशिया ने ये बात नहीं की है कि हिजबुल्लाह हथियार डाले, उन्होंने ये नहीं कहा कि हिजबुल्लाह डिसाम हो। अगर आप यूरोपियंस और अमेरिका के मैसेजेस देखें तो उसमें सारा कसूर हिजबुल्लाह का है, अगर आप लेबनीज गवर्नमेंट के मैसेजेस देखें तो उसमें सारा कसूर हिजबुल्लाह का है, और रशिया क्या कह रहा है, असल कसूरवार इसराइल है। तो ये मैसेज है लेबनीज गवर्नमेंट को भी और रीजनल गवर्नमेंट्स को भी। ये इंपॉर्टेंट है कि बड़ी पावर जब इस तरह से पोजीशन ले रही है। फिर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो भी मुआहिदा होगा उसमें ईरान के इंटरेस्ट को मद्देनजर रखा जाए तो ही मुआहिदा होगा। और आज फिर ईरान की जानिब से ये वार्निंग आई है कि हम बाबुल मंदब को बात कर सकते हैं अगर लेबनान पर हमले जो वो जारी रहे। ये आज उनकी फिर धमकी आई है। और लेबनीज जो वन ऑफ द एमपी हैं वो ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू जो है वो ये जंग जारी रखना चाहता है, वो किसी सीज फायर पर एग्री नहीं होगा। आज हैरेट्स की बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। हैरेट्स ने ये बताया है कि नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान जो रिफ्ट है, जो डिवीजन है, वो काफी गहरी होती चली जा रही है। मिलिट्री और पॉलिटिकल क्राइसिस जब वो बढ़ रहा है तो इसमें ये होकर रहेगा। आज अगर ये नहीं भी है, देखें जो शिकस्त होती है ना उसका कोई बाप नहीं होता, शिकस्त जो है वो यतीम होती है। फतह जो होती है उसके बहुत सारे बाप निकल आते हैं, उसको बहुत सारे ओन करने वाले आ जाते हैं, ये मेरी वजह से हुआ, ये मेरी वजह से हुआ। लेकिन शिकस्त का कोई बाप नहीं होता, उसको सब अपने से जब वो दूर करते हैं। तो जब यहां पर शिकस्त होगी ना और उसका क्राइसिस आएगा अमेरिका के ऊपर, तो फिर आप देखेंगे कि अमेरिका इसराइल को ब्लेम भी करेगा, इसराइल को साइडलाइन भी करेगा। अब से पहले उनको ऐसे सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा। तो डेफिनेटली यहां पर कुछ ना कुछ इनके दरमियान डिवीजन्स एक हो रही होंगी और इसमें मजीद इजाफा होगा। लेकिन अभी तक वो सेम पेज पर हैं। दोनों का मकसद ईरान को तबाह करना है, दोनों का मकसद इसराइल को ग्रेटर इसराइल में तब्दील करना है, इसमें कोई ऐसी शक वाली बात नहीं है। बट ये डिवीजन्स आगे आगे मजीद बढ़ेंगी। फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अटर फेलियर ओहद बराक रिप्स नेतन्याहू ओवर लेबनान स्ट्रेटजी, एक मुकम्मल शिकस्त। तो इसलिए कि इसराइल का वहां पर बमबारी कर लेना, फौज को वहां 3 किलोमीटर अंदर दाखिल कर लेना, ये कोई फतह नहीं है। ये तो इसराइल की ऐसी ताकत है जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश है कि इसराइल ये कर सकता है। ये उनको साबित करने की जरूरत नहीं है कि वो तेहरान पर जाकर बॉम्बिंग कर सकते हैं, ये तो सबको बताया कि वो कर सकते हैं। उसके बाद क्या, तो लेबनान में वो बेरूत पर हमला कर सकते हैं, सबको बताया कि वो कर सकते हैं। ये तो एस्टैब्लिश्ड पावर है। तो असल बात यह है कि 2.5 साल और हिजबुल्लाह मौजूद है और इसराइल मुसलसल अंडर अटैक है। और आप देखें कि इसराइल की शिकस्त यह है कि वो हिजबुल्लाह से अपनी टर्म्स पर मुआहिदा नहीं कर पा रहे हैं। हिजबुल्लाह की टर्म्स पर मुआहिदा होगा जब भी होगा। तो ये इसराइल की शिकस्त ही और क्या है। फिर हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं। वादी अल हुजैर के अंदर उन्होंने एक गैदरिंग के ऊपर अटैक किया। इसी तरह हदाद का एरिया है, यहां पर आर्टिलरी के साथ उन्होंने गैदरिंग ऑफ व्हीकल्स और सोल्जर्स के ऊपर अटैक किया। जब इस तरह के हमले होते हैं तो उसमें काफी ज्यादा इनकी कैजुअलिटीज होती हैं, जो बाद में पता चलता है कि पिछले 4 दिनों में 63 कैजुअलिटीज हो गई हैं। वो इस तरह होता है। रोज ये अपने नंबर जो छुपाते रहते हैं। तो जनाब अली CNN ने आज 2 बड़ी खबरें दी हैं। पहली खबर उन्होंने दी है जेराल्ड फोर्ड के हवाले से और दूसरी अजरबैजान के हवाले से। जेराल्ड फोर्ड जो यहां पर हिट हुआ है उसको क्या हुआ है, लेकिन आज उसकी बाकायदा वीडियो CNN ने जारी कर दी है और बताया है कि इसको बहुत सवेयर डैमेज हुआ है, बड़ा शदीद दर्जे का जब उसको डैमेज हुआ है। उसकी वीडियो अब दुनिया के सामने आ चुकी है। बहुत ज्यादा अमेरिका को ह्यूमिलिएशन हुई है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसको सुपर कैरियर कहा जाता है, सबसे महंगा है, सबसे जदीद है। और वो ऐसे मलबे का ढेर बना है, ऐसा राख हो गया है उसका एक हिस्सा कि वो अनबिलीवेबल है। फायर अबोर्ड यूएसएस जेराल्ड फोर्ड कॉज्ड मेजर डैमेज, यानी जो इससे पहले एज्यूम किया जा रहा था और अमेरिकी नेवी बता रही थी कि बस थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान है।
बाकायदा रिपोर्ट और वीडियोस सीएनएन ने जारी करते हुए बताया कि जो स्लीपिंग क्वार्टर है वहां पर 600 से ज्यादा जो वहां पर उनके सेलर्स थे, उनका एरिया जब वो राख हो गया। 30 घंटे तक ये जब वो आग लगी रही, 30 घंटे तक दुनिया के सबसे बड़े करियर पर आग लगी रही और अमेरिकी नेवी जब उसको बुझा नहीं सकी। और अब इसकी जो रेडीनेस है, यानी इसको क्या अगली जंग में इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर बड़े सीरियस क्वेश्चंस उठ गए हैं। और यानी जो एडिशनल डैमेज है, यानी जो आग लगी है उससे बाकी ओवरऑल जो मसले बने हैं वो अलग हैं। जिसे एक हिस्से में आग लगी है वो तो बिल्कुल राख हो गया ना, उसके नतीजे में जो देखिए सारी वायरिंग है, बाकी चीजें हैं, तो वो एडिशनल जो डैमेजेस हैं वो उसके नतीजे में हुए हैं। तो अब ये नुकसान भी हो गया। देखिए सबसे बड़ी बात ये कि आग लगी कैसे। अब जो उन्होंने बताया कि वो किचन में आग लग गई और ऐसा हो गया, भाई ये कैसे, ऐसे कैसे किचन में जब आग लगी जिसको 30 घंटे तक जब बुझाया नहीं जा सका। तो यानी कि ऐसा पॉसिबल है कि चूंकि ये रेड सी में खड़ा हुआ था तो इसको किसी ने हिट किया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो बहरहाल जो भी हुआ है, जिस भी वजह से हुआ, ये इनके लिए बड़ी ह्यूमिलिएशन का सबब जो बना हुआ है। और जेराल्ड फोर्ड जब अब नकारा है फिल वक्त तक कि इसको जंग में डिप्लॉय नहीं किया जा सकता। तो जो पैसिफिक है ये मुकम्मल तौर पर खाली हो चुका है अगर चाइना वहां पर कोई मिलिट्री ऑपरेशन करता है। दूसरी जो सीएनएन ने बताया है कि अजरबैजान के अंदर सीक्रेट बेस, और सीएनएन के मुताबिक एक लोकेशन नहीं थी, मल्टीपल लोकेशन थी जहां पर इजराइल ऑपरेट कर रहा था। उनके एलीट मिलिट्री और इंटेलिजेंस यूनिट्स जब वहां पर मौजूद थे। और एक ऐसी जगह है जहां तबरेज का जो ईरान का शहर है उससे सिर्फ 60 मील दूर, तबरेज के शहर से सिर्फ 60 मील दूर जो है वहां पर इजरायली फौज और एलीट यूनिट्स और ये सारे बैठे हुए थे। हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन यूनिट्स, मुसाद के एजेंट्स, ये सारे वहां पर मौजूद थे। यहां से वो इंटेलिजेंस भी गैदर कर रहे थे और असैसिनेशन ऑपरेशंस भी यहां से जब वो कर रहे थे, और ड्रोन्स यहां से वो लॉन्च कर रहे थे। तो आप देखिए कि जो टर्की की तरफ ड्रोन्स जा रहे हैं, जो साइप्रस की तरफ ड्रोन्स जा रहे हैं, जो बाकी जो इधर आ रहे हैं गल्फ की तरफ ड्रोन्स आ रहे हैं और एनर्जी बेसिस को निशाना, एनर्जी साइट्स को निशाना बना रहे हैं। तो कोई शक नहीं कि वो यहां से लॉन्च हो रहे हैं। और अभी जो कुवैत के एयरपोर्ट पर अटैक हुआ है वो तो ईरान डिनाई कर रहा है कि हमने नहीं किया। तो ये कौन है जो ये अटैक कर रहा है? तो इसमें इस रिपोर्ट में ये बड़ी खतरनाक रिपोर्ट है। सीएनएन ने कहा है कि इसमें आईआरजीसी के जो वन ऑफ द टॉप कमांडर हैं उनको यहां से असैसिनेट किया गया है। देखिए ये बहुत बड़ी चार्जशीट है अजरबैजान के ऊपर। अजरबैजान की टेरिटरी से आईआरजीसी के टॉप कमांडर को असैसिनेट किया गया। ये तो सीएनएन ने लिख दिया है, हो सकता है इससे ज्यादा शख्सियात को भी असैसिनेट किया गया हो। और ईरान की टेरिटरी पर अजरबैजान से हमला हुआ, असैसिनेशन हुई, ड्रोन यूनिट्स, मुसाद, इंटेलिजेंस ऑपरेशन, एलीट यूनिट्स, हो सकता है उनके फौजी भी अंदर आए हों, ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। इजरायली एलीट यूनिट्स ईरान के अंदर आए हों, ये पॉसिबिलिटी है। और एक से ज्यादा लोकेशंस पर वो मौजूद थे। इराक में ये 2 बेसेस हैं जहां पर मौजूद थे अभी तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक। लेकिन इराक तो एक तबाह रियासत है ना, वहां पर अमेरिकन बैठे हुए हैं। इराक के जो रेडार्स हैं वो अमेरिका ने तबाह कर दिए। जिस डेजर्ट की तरफ इराकी फोर्सेस ने जाने की कोशिश की, अमेरिका ने वार्न किया कि इस तरफ तुमने नहीं जाना। फिर जब इराकी फोर्सेस वहां पर जा रही थी तो उन पर आगे से अटैक भी हुआ। तो इराकी गवर्नमेंट को आप ब्लेम नहीं कर सकते, वो तो एक फेल्ड स्टेट बन चुकी है ना, उनकी कोई अपनी अथॉरिटी नहीं है, वो तो तबाह हो चुके और अमेरिका उनको कंट्रोल करता है। और उन्होंने फिर भी ये जानने की कोशिश की कि भाई ये हमारे यहां हो क्या रहा है, और उनके चूंकि रडार्स तबाह हो चुके थे इसलिए वो डिटेक्ट नहीं कर सके। लेकिन अजरबैजान तो वैसा नहीं है, अजरबैजान तो इराक नहीं है, उनके तो रडार्स मौजूद थे। और जब सेवरल लोकेशन पर ये सारे ऑपरेट कर रहे थे तो क्या अजरबैजान की हुकूमत को पता नहीं था? सबसे जो मेजर क्वेश्चन है कि इराक की गवर्नमेंट को तो पता नहीं था, लेकिन क्या अजरबैजान जो एक प्रॉपर यानी फौज है, उनकी रडार्स हैं और वहां पर हेलीकॉप्टर्स भी आ गए, मुसाद एजेंट्स भी आ गए, एलीट यूनिट्स भी आ गए, असैसिनेशंस भी हो रही हैं और उनको पता ही नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि अजरबैजान की हुकूमत। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा ऑयल इजराइल को कहां से आता है? अजरबैजान से आता है। गजा में जो कुछ हो रहा है, वहां पर जो बम गिरते हैं, जो जहाज उड़ते हैं, ईरान पर बमबारी, लेबनान पर वो जो सारे इजरायली जहाज उड़ते हैं, उसका ऑयल कहां से आ रहा है? अगर अजरबैजान अपना ऑयल बंद कर दे तो इजराइल का ये 40-50% ऑयल है जो वहां से कम आ रहा है। तो अब ये बहुत बड़ी चार्जशीट है। अब अजरबैजान और ईरान के दरमियान कैसे अब मामला जब आगे बढ़ेंगे ये बहरहाल हमने देखना है। लेकिन आप सिर्फ ये देखिए, दिस इज नॉट द एंड। आपको पता चलेगा कि फलां मुल्क से भी हमला हुआ है। अभी सारी स्टोरी हमारे सामने नहीं है कि कितना बड़ा हमला ईरान पर हुआ और ईरान ने किस तरह से इतनी बड़ी जंग का में अपना दिफा किया, अपने आप को सर्वाइव करवाया। ये एक इस सदी की सबसे बड़ी जंग है जो हमने देख रहे हैं। और इसलिए मतलब ईरान उनको कबूल कैसे होगा? ईरान उनको कैसे कबूल हो सकता है जो इस तरह से भिड़ गया है इजराइल और अमेरिका के साथ और पूरे रीजन के साथ भिड़ गया है? कोई कसर इन्होंने नहीं छोड़ी है, सबके सब इसमें मिले हुए हैं, सबके सब इसमें शामिल हैं। इनकी तो अपनी इन गवर्नमेंट्स की अपनी कोई हैसियत है ही नहीं कि ये अमेरिका को इनकार कर सके। और इनकी आप मैं आपको बता दूं, एक दिन ये भी आपको पता चलेगा कि यहां की बेसिस से इजरायली जेट्स उड़ रहे थे, क्योंकि इनकी बेसिस पर क्या हो रहा है इनको क्या पता? इनकी बेसिस से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इनको क्या पता? जो ये खबरें थी कि वहां पर जेट्स क्रैश हुए हैं और वहां गल्फ मुल्कों में उतरे हैं और अमेरिकन जेट्स था, भाई वो कैसे? वो सिर्फ अमेरिकी जेट्स क्रैश होते रहे, इजरायली जेट क्रैश नहीं हो सकते?
आपको किसी दिन पता चल सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि पता चले कि वो इजरायली जेट्स थे जो क्रैश हुए, इनकी बेसिस पर उतरे और बाकायदा अटैक करने के लिए इनकी बेसिस से जेट्स उड़ते रहे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो बहुत कुछ अभी सामने आना बाकी है। एक अहम खबर यह है कि ईरान ने एग्री किया है कि हम यूरेनियम की जो ट्रांसफर है वो कर सकते हैं किसी थर्ड कंट्री में, पार्ट ऑफ देयर यूरेनियम, यानी रशिया वगैरह में। तो मुआहदे को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आईएईए कल से जागा हुआ है। आईएईए कह रहा है कि हमें नहीं पता कि ईरान का यूरेनियम कहां गया, हम मुकम्मल तौर पर उसकी लोकेशन खो चुके हैं, यानी बता रहे हैं कि मामला बड़ा सीरियस है, ईरान न्यूक्लियर बना रहा है, इनका यूरेनियम कहां गया, ये हमारी ओवरसाइट में नहीं है। तो वो इस तरह की जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। जर्मनी के हवाले से ईरान ने बयान जारी किया है कि जर्मनी ने जो सिक्योरिटी काउंसिल की सीट लूज की है, ये ड्यू टू स्टांस ऑन गाजा और ईरान है। ईरान के खिलाफ जो और गजा के खिलाफ जो कुछ जर्मनी कर रहा है उसकी वजह से इनके साथ हुआ। ओमान के बंदरगाह के ऊपर अटैक हो गया, ड्रोन अटैक हुआ है, धमाके हुए हैं। फिलहाल ऑयल की जो एक्सपोर्ट है वो रोक दी गई है। अब मुझे बताइए कि ये ओमान पर ईरान ने तो अटैक नहीं किया, तो फिर ओमान को धमकी किसने लगाई? अमेरिका ने। ओमान पर प्रेशर किसका है? अमेरिका और इजराइल का, कि ईरान के साथ ताल्लुकात कट करें। आज उनकी बंदरगाह के ऊपर अटैक हो रहा है। अच्छा, तो ये काफी सीरियस मामला है। यूक्रेन की जो जंग है वो बहुत बुरे अंदाज से बिगड़ रही है। आज जो दो बड़े वाकयात हुए, एक तो अजरबैजान के 2 जहाजों के ऊपर अटैक हो गया जिसमें 5 अजरबैजानी नेशनल जब मारे गए। ये पहला वाकया जिसमें यूक्रेन के हाथों अजरबैजानी नेशनल जब मारे गए। सो ये आप देखिएगा बाकी मुल्कों तक ये जंग जब एक्सपैंड हो रही है, उनकी जानी नुकसान हो रहा है। अब अजरबैजान इस पर काफी ज्यादा सीरियस स्टांस लेने वाला है, लेकिन वो ऊपर से अमेरिका और यूरोप का इत्तेहादी है। तो ये यूक्रेन की जंग खराब हो रही है। आज रोमानिया की बंदरगाह के ऊपर अटैक हुआ है, जो नेटो कंट्री है, रोमानिया की बंदरगाह के ऊपर अटैक हो गया है। तो चूंकि हमने आपको बताया कि जो रशिया में डीप इनसाइड अटैक हुआ है उसका जवाब आएगा, और उसका जवाब बहुत डिफरेंट अंदाज में आएगा, सिर्फ यूक्रेन पर नहीं आएगा। अगर रशिया को वो डिस्टेबलाइज यानी इस तरह से अंदर जाकर अटैक कर रहे हैं, तो रशिया भी इधर इनकी तरफ अटैक करेगा, इस बात को देखे बगैर कि ये नेटो मुल्क है, ये नेटो मुल्क नहीं है। वो भी फिर इधर ऐसी ही सूरत हाल पैदा करेगा, ये आप देखेंगे। यानी रशिया अब अपनी बहुत सारी लाइंस है वो उसको क्रॉस करने जा रहा है, अपने रिस्पॉन्स को बढ़ाने जा रहा है। जो ट्रम्प इंतजामिया है वो बहुत ज्यादा वहां पर प्रॉब्लम का शिकार है। कांग्रेस और व्हाइट हाउस आमने सामने हैं। दो जो बड़ी जंगें जारी हैं, एक ईरान की और एक यूक्रेन की। दोनों की पोजीशन अलग अलग है। व्हाइट हाउस की ईरान के हवाले से पोजीशन अलग है, यूक्रेन के हवाले से पोजीशन अलग है। कांग्रेस की यूक्रेन के हवाले से पोजीशन अलग है, ईरान के हवाले से पोजीशन अलग है। कल कांग्रेस ने बिल पास किया कि ईरान में जंग नहीं होनी चाहिए। ट्रम्प इंतजामिया ने बहुत बुरा भला कहा। आज कांग्रेस ने बिल पास कर लिया है यूक्रेन की सपोर्ट का, और ट्रम्प इंतजामिया फिर उसको बुरा भला कांग्रेस को कह रही है, क्योंकि ट्रम्प इंतजामिया यूक्रेन जंग के खिलाफ है, तो कांग्रेस जो ईरान जंग के खिलाफ है। तो ये अमेरिकी सियासत में एक अजब महाजराई जो वो हो रही है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो बिल है वो पास किया है कांग्रेस ने, और उन्होंने काफी तनकीद का निशाना बनाया ट्रम्प इंतजामिया को कि आप यूक्रेन की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। काफी ज्यादा रिपब्लिकन जो हैं उन्होंने भी इसके हक में वोट दिया। तो उधर भी रिपब्लिकन ने ईरान के हवाले से ट्रम्प के खिलाफ वोट दिया, और यहां भी उसके व्हाइट